आज सुबह की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर यालामचिली इलाके में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई। आग लगने से एक शख्स की जान चली गई। सबसे पहले पेंट्री कार के पास B1 AC कोच में आग देखी गई, जो कुछ ही देर में M1 कोच में भी फैल गई। इन दोनों डिब्बे में 158 यात्री सवार थे। ये ट्रेन झारखंड के टाटानगर से केरल के एर्नाकुलम जा रही थी। पुलिस के मुताबिक रात 12:45 पर आग लगने की सूचना मिली। एक यात्री ने B1 कोच से धुआं उठता देखा, जिसके बाद चेन खींचकर ट्रेन को रुका दिया गया और आनन फानन में यात्रियों को कोच से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक B1 कोच में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां SS प्लाजा में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में फैल गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के काम में जुटी है। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की, अभी आपको बताई हमने किस तरीके से वहां आग लगी और कोरबा की ये खबर थी। और अब सबसे बड़ी खबर दिल्ली NCR से, जहां उत्तर भारत का बड़ा इलाका आधी रात से ही कोहरे की घनी चादर से ढक चुका है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी 2 मीटर से भी कम रह गई है। सड़कों पर घुप अंधेरा सा छाया हुआ है। ट्रैफिक की रफ्तार एकदम थम सी गई है। नोएडा और गाजियाबाद में भी आज इसी वजह से स्कूल की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। इन 2 जिलों में 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। कोहरे की वजह से पोल्यूशन भी बढ़ा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 460 के लेवल को भी पार कर गया। आनंद विहार के और राजघाट के आसपास AQI 450 के पार रहा। ऊपर से घने कोहरे ने लोगों को और परेशान कर रखा है। इसीलिए आज अगर आप घर से निकल रहे हैं तो पहले मौसम का हाल चेक कर लीजिए। इस कोहरे का असर फ्लाइट्स पर, ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी फ्लाइट या ट्रेन का शेड्यूल लगातार चेक करते रहें। जो लोग अपनी गाड़ी से ड्राइव करने के लिए सड़क पर निकल रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों के फॉग लैंप को चेक कर लें कि उनका फॉग लैंप काम कर रहा है। और पार्किंग लाइट्स ऑन करके ही सड़कों पर ड्राइव करें, ताकि किसी भी तरह के खतरे से महफूज रहें। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरा NCR का इलाका इस वक्त घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और नीचे हम आपको अलग अलग हिस्सों के AQI दिखा रहे हैं। मतलब इस वक्त दोहरी मार है, एक तरफ पोल्यूशन और दूसरी तरफ कोहरा। 459 दर्ज हुआ आनंद विहार में AQI, बवाना में 412, बुराड़ी में 401, मथुरा रोड पर 391, चांदनी चौक में 426, IGI एयरपोर्ट के आसपास 318, द्वारका में 399, ITO पर 402, विवेक विहार में 460 है, पंजाबी बाग में 427 है। आप समझिए कि दिल्ली वालों का एक तरीके से दम घुट रहा है। ऊपर से अब सड़कों पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये कि सड़क पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा भी पड़ रहा है। अगर बात करी जाए तो विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच चुकी है। कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी है। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अक्षरधाम पर, जहां पर आपको सिर्फ धुंध और कोहरा ही नजर आएगा। आप देखिए सामने तस्वीरों में कि अक्षरधाम कोहरे की मोटी चादर में पूरा ढक गया है, छुप गया है। वहीं गाड़ियों की जो आवाजाही है वो डिपर जला करके ही हो रही है, फॉग लाइट जला करके ही हो रही है। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो अमूमन जो रहती है उससे काफ़ी धीरी पड़ गई है। वहीं ठंड के साथ साथ दिल्ली NCR पर पोल्यूशन का भी कहर जारी है। अगर बात की जाए AQI की तो यहाँ पर AQI 402 है, यानी कि बेहद गंभीर पहुँच चुका है। दिल्ली के आनंद विहार में तो ये 450 तक पहुँच गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी बेहद गंभीर है। हवा की गुणवत्ता का स्तर तीनों ओर से जो है वो दिल्ली NCR वालों पर कहर टूट रहा है, चाहे वो घना कोहरा हो, कपकपाती ठंड हो या फिर प्रदूषण का स्तर हो, जो कि बेहद गंभीर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से घना कोहरा छाए रहने वाला है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान आज 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान का अनुमान है कि वो 22 से 23 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है
कि 1 जनवरी तक इसी तरह से धुंध छाई रहेगी, कोहरा छाया रहेगा। 1 जनवरी को बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। घने कोहरे और धुंध के चलते आवाजाही पर भी असर पड़ा है। ट्रेन से लेकर के फ्लाइट तक उनकी आवाजाही देरी से हो रही है। वहीं अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना फ्लाइट स्टेटस और ट्रेन स्टेटस देख करके ही घर से बाहर निकले। और इला काज़मी इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुएब रजा बारापुला से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए। इला, जरा सा आप इंडिया गेट के आसपास की तस्वीरें हमें दिखाइए हमारे दर्शकों को कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल हुसैन, मैं आपको तस्वीरों में दिखाती हूँ। अमूमन यहाँ पर इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सामने हमें सुबह के वक्त भीड़ नज़र आती है, लेकिन अभी हमें सिर्फ धुंध की चादर नज़र आ रही है। कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को घेर लिया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर जो कड़ाके की ठंड है उसके साथ साथ प्रदूषण भी छाया हुआ है। AQI 401 के पार है। आने की हवा का जो गुणवत्ता का स्तर है वो बेहद गंभीर हो गया है। वहीं आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करा है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास और अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। घना कोहरा छाया है, इस वजह से यातायात भी प्रभावित है। ट्रेनों की बात करें तो 100 से अधिक ट्रेनें लेट हैं और 5 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। और फ्लाइट की अगर बात करें तो कई सारी फ्लाइट भी देरी से चल रही हैं। यातायात प्रभावित हुआ है और घने कोहरे के चलते सड़कों पर भी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जनवरी 1 को मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होने का अनुमान है। कल के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। न केवल AQI बल्कि कोहरा और ठंड से भी दिल्ली एनसीआर प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में तो स्कूलों की छुट्टी तक कर दी गई है 1 जनवरी तक, क्योंकि कड़ाके की जो ठंड है उसने उत्तर भारत को घेर लिया है और आने वाले समय में भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। नए साल पर ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है तो कि इंडिया गेट से इला बता रही कि वहां पर क्या सूरत हाल है, जहां पर अक्सर अमूमन जो है लोगों की भीड़ होती है, लेकिन एक तो सर्दी है, ऊपर से कोहरा और पोल्यूशन का भी अटैक है। शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ बारापुला से है। शुएब, बारापुला वो जिसके जरिए लोग जो है अपना सफर आसान करते हैं, लेकिन कोहरे की वजह से विजिबिलिटी आज बहुत कम थी। दफ्तर आते वक्त मुझे भी, अभी तो आपके आस पीछे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी विजिबिलिटी बेहतर हो गई है। देखिए, मैं थोड़ा सा बारापुला के पास ही आश्रम में मौजूद हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिहायशी इलाका है। हम कोहरे को जब देखते हैं तो ऐसे इलाकों में जो रिहायशी होते हैं, जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वहाँ कोहरे का जो असर है वो थोड़ा कम होता है बनिस्बत खाली जगहों के। तो यहाँ आपको दिखाई तो देगा, लेकिन ऊपर आप देखेंगे आश्रम के ऊपर का जो पुल है वहाँ विजिबिलिटी कम है। नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा आपको नज़र आएगी। लेकिन आज चूंकि मंडे का दिन भी है, संडे के बाद क्योंकि कल छुट्टी थी लोगों की, उसके बाद आज ऑफिस में आना लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन रहा है। इस लिहाज से भी कोहरे, ना सिर्फ कोहरे की वजह से बल्कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे दिनों के मुकाबले आप पिछले कुछ दिनों को देखें तो टेम्परेचर आज ज़्यादातर जगहों का दिल्ली में 10 से कम है। और मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि 3 तारीख तक, यानी कि नए साल पर और फिर 3 जनवरी तक इसी तरह की जो सर्दी है वो रहेगी। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है हुसैन, इस मौसम में ज़्यादा जो ठंड पड़ती है वो किसानों के लिए, गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो शहरी इलाकों के लिए मुसीबत ज़रूर है कि उनको ज़्यादा जो कोहरा और तमाम जो दूसरी दुश्वारियां है वो। चलिए, सर्दी किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये पोल्यूशन का जो अटैक साथ में है ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है और सबके लिए मुसीबत बना हुआ है, तमाम लोगों के लिए। शुक्रिया इला, शुक्रिया शुएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। गोवा से दिल्ली आ रही फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स को सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर डाइवर्ट किया गया है। इसके चलते जयपुर एयरपोर्ट पर हवाई यातायात के भारी दबाव के चलते अब फ्लाइट्स को अहमदाबाद डाइवर्ट किया जा रहा है। तो दिल्ली में उड़ानें पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं कोहरे की वजह से। और कोहरे की वजह से जब उड़ानें ठप हुई तो पहले जयपुर डाइवर्ट किया जा रहा था फ्लाइट्स को, लेकिन जयपुर में इतना फ्लाइट्स का लोड बढ़ गया कि फिर अहमदाबाद की तरफ फ्लाइट्स को मोड़ा गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है, घने कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, कुछ फ्लाइट्स देर से उड़ान भर सकती हैं,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है। मतलब ये कि अगर आपकी फ्लाइट है दिल्ली एयरपोर्ट से तो आप अपना शेड्यूल चेक करते रहें और उसके बाद ही घर से निकलें। उत्तर भारत में कोहरे से कोहराम मचा हुआ है। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर भी एक तरीके से ब्रेक लग गई है। जीरो विजिबिलिटी के चलते 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भीषण कोहरे की वजह से 5 ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। दिल्ली आने वाली ज्यादा ट्रेनें 4 से 10 घंटे देरी से चल रही हैं। तो वहीं दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेनें भी घने कोहरे की वजह से रवाना नहीं हो पा रही है। तो ट्रेन ट्रैफिक पर, रेल ट्रैफिक पर भी बुरा असर पड़ रहा है कोहरे की वजह से। और आगरा से भी इस वक्त की बड़ी खबर, घने कोहरे की चपेट में इस वक्त आगरा है। आज रात से ही पूरा शहर घने कोहरे के सफेद चादर से ढका हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है, यानी कि यहां दिखना बंद हो गया है। ताजमहल भी कोहरे की चपेट में। ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल का दिखाई देना ही पूरी तरह से बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। तो आगरे में कोहरे की वजह से ताजमहल का दीदार करने आने वाले जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो भी परेशानी का सामना कर रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि जिसका दीदार वो करने आए वो उन्हें दिख ही नहीं रहा। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता होने के बेहद करीब वो लोग हैं, लेकिन जमीन का एक मामला है जो सबसे बड़ा है और इसे सुलझाया जाना अभी बाकी है। वही ट्रंप पूर्वी डोनबास के जमीन का जिक्र कर रहे थे, जिस पर रूस ने कब्जा किया हुआ है। ट्रंप ने इस बातचीत से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बात की। आज जेलेंस्की के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। रूस सस्ती ऊर्जा और बिजली यूक्रेन को देना चाहता है। ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने कहा कि अभी समझौता कर लें तो ज्यादा बेहतर है। They are telling that Ukraine has to give up Donbass. Just very recent statement coming out. Well, that's what they've been asking for, and there's a dispute about that. So they're going to have to iron that out. That's an issue they have to iron out. But I think it's moving in the right direction. What are the thorniest issues still unresolved after that? Well, I think the land you're talking about. Some of that land has been taken. Some of that land is maybe up for grabs, but it may be taken over the next period of a number of months. And you're better off making a deal now. Look, let me tell you, they have been very brave. They fought very hard and continue to fight very hard and do tremendous damage. How long do you think it'll take to get this last little bit, as you say, finished? What are we talking So about? if it went really well, maybe a few weeks. And if it went poorly, longer. And if it went really poorly, it's not going to happen. That would be a shame. There's that chance also. It's possible it doesn't happen. They're going to be helping. Russia's going to be helping. Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds a little strange, but I was explaining to the president, President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. So a lot of good things came out of that call today. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा हिंसा फिरोजपुर में हुई है, जहां 3 हिंदू घरों को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। जिहादियों ने पहले घर को बाहर से बंद किया, उसके बाद घरों में आग लगा दी। इस दौरान अंदर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वही आग से घरों के अंदर रखा सारा सामान, यानी कि फर्नीचर, नकदी, जमीन के कागजात, दूसरे जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। हाल के दिनों में ये तीसरी घटना है जबकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की है। तो वही बांग्लादेश सरकार हमलावरों पर कार्रवाई करने के बजाय इसे दूसरे क्रिमिनल केस से जोड़ने में लगी हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कट्टरपंथी टारगेट करके हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हमले की यह सबसे ताजा तस्वीर है। कट्टरपंथी जमातियों का झुंड हिंदुओं के घर को फूंक रहा है।
हिंदू परिवारों को घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश हो रही है। स्कूल पर फाक ना এই ফাঁকদা দেহি ওগো ঘরের মধ্যে কত নি মানে আবি যে গুডি গেডি নে কি কবে কেটা কাপড় চুপুর। बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले में दहशत का माहौल है। यहाँ 27 दिसंबर की सुबह कट्टरपंथियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उपद्रवियों ने पलाश कांति साहा के घर को घेर लिया और बाहर से ताला लगा दिया। उसके बाद घर में आग लगा दी, जिसका मकसद पूरे परिवार को जिंदा जलाना था। गनीमत रही कि किसी तरह उनकी जान बच गई। पीड़ितों के मुताबिक इस आगजनी में घरों के अंदर रखा सारा सामान, फर्नीचर, नकदी, जमीन के कागजात, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। इससे पहले पश्चिम डुमरिया तला गांव में भी 2 हिंदू परिवारों के 5 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं चटगांव में भी जिहादियों ने शील परिवार के घर आग लगा दी थी। हिंदू परिवार को जान से मारने की कोशिश की। ये घटनाएं बताती हैं कि वहां हिंदू समुदाय कितना असुरक्षित है। उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में जमातियों का कब्जा हो गया है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को कट्टरपंथी जमाती टारगेट करके मार रहे हैं। हिंदू परिवार घरों में कैद हैं। जो हिंदू बाहर निकल रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। सरेआम मॉब लिंचिंग की जा रही है। अब हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में कानून का राज खत्म हो गया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों की जमात फैसले ले रही है। HRCBM की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि मोहम्मद यूनुस की कार्यकारी सरकार आने के बाद बांग्लादेश में इश्क निंदा का आरोप लगाकर हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है। बांग्लादेश में इश्क निंदा के शिकार अल्पसंख्यकों में 90% हिंदू हैं। इश्क निंदा में हिंदुओं को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर उनके फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच ऐसी 71 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इश्क निंदा के नाम पर हिंदू छात्रों, मजदूरों, दुकानदारों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पुलिस कट्टरपंथियों के दबाव में आरोपों की जांच किए बिना गिरफ्तारियां कर रही है। मोहम्मद यूनुस ने जमातियों को खुली छूट दे दी है। रैली के मंचों से जमाती कट्टरपंथी खुलेआम बांग्लादेश में 2040 तक हिंदुओं को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। আমরা 2040 সালের ভিতরে বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র বানায় ফেলবো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবা, এই ছোট মাহফিলে আমি বড় লম্বা কথা বলে যাব না। যা বলবো 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बरता की जा रही है। उसे लेकर भारत ने चिंता जताई तो यूनुस सरकार बौखला गई और एक नई कहानी पेश कर दी। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि भारत यहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं। उसने यहां के मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। जमीनी स्थिति उससे काफी अलग है। वो हमले हिंदुओं पर नहीं थे। नई दिल्ली ने हाल में जिन घटनाओं का जिक्र किया है वे सरकार के समर्थन से हो रहे जुल्म के सबूत नहीं है, बल्कि अलग अलग आपराधिक घटनाओं को जानबूझकर हिंदू समुदाय के सिस्टमेटिक उत्पीड़न के रूप में पेश किया जा रहा है। कुछ विशेष वर्ग तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं ताकि भारत के लोगों को बांग्लादेश उसके राजनीतिक मिशनों और संस्थाओं के खिलाफ भड़काया जा सके। लेकिन हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में एक तरफ कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, वहीं इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हजारों कट्टरपंथी बांग्लादेश की सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। भारी दबाव के बाद यूनुस सरकार ने 10 दिन में चार्जशीट दाखिल करने और 12 फरवरी से पहले सुनवाई पूरी करने का दावा किया। और वहीं दूसरी तरफ इनकलाब मंच हादी के हत्यारों पर फैसला 30 दिन में चाहता है। इस बीच यूनुस सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक बार फिर से भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ढाका पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हादी की हत्या मेघालय भागकर आ गए, यानी कि जो वहां के हत्यार हैं वो
और बांग्लादेश पुलिस के इस दावे को बीएसएफ ने सिरे से ही खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले ने यूनुस सरकार की दुनिया भर में पोल खोल दी है। हादी का संगठन इनकलाब मंच लगातार यूनुस पर दबाव बना रहा है। ऐसे में अंतरिम सरकार ने नई चाल चली है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगले 10 दिनों में यानी 7 जनवरी को चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। हादी की हत्या का ट्रायल मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। हत्याकांड में शामिल लोगों की पूरी लिस्ट भी पब्लिक के सामने लाएंगे, जिसमें उनके नाम और पते होंगे। लेकिन हादी का संगठन सरकार की इस डेडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकलाब मंच ने यूनिस सरकार को 30 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की पुलिस ने नया प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर एसएन नजरुल इस्लाम ने दावा किया कि संदिग्ध फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख मेमन सिंह जिले के हलवाहाट बॉर्डर के रास्ते भारतीय मेघालय राज्य में चले गए। दोनों स्थानीय सहयोगियों की मदद से सीमा पार करने में कामयाब हुए। हम भारतीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। बांग्लादेश पुलिस के इस दावे की हवा कुछ ही घंटों में निकल गई। मेघालय में बीएसएफ के चीफ इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने बांग्लादेश के इस दावे को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई भी शख्स हलुआ घाट सेक्टर से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके मेघालय आया है। बीएसएफ को न तो ऐसी किसी घटना का पता चला है और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है। हादी की हत्या की जांच को लेकर यूनुस सरकार बुरी तरह फेल है। बांग्लादेश पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए यूनुस सरकार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाकर और हिंदुओं को टारगेट करके कट्टरपंथियों को खुश करने में लगी है। बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने आम चुनावों के लिए जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन का ऐलान जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने किया। एनसीपी नेतृत्व के इस फैसले से पार्टी के अंदर दरार पैदा हो गई है। इस फैसले के बाद छात्र नेतृत्व वाली इस नई पार्टी के कई बड़े चेहरे नाराज हो गए हैं और खास तौर पर महिला नेताओं ने विरोध में इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए हैं। पार्टी का प्रमुख चेहरा डॉक्टर तस्नीम एनसीपी से अलग होने का ऐलान कर चुकी हैं। एनसीपी की केंद्रीय समिति के 30 नेताओं ने नाहिद इस्लाम को खत लिखकर जमात के साथ किसी भी तरह के गठबंधन का विरोध किया। इन नेताओं ने जमात को बांग्लादेश की आज़ादी का विरोधी बताया। हालांकि एनसीपी की केंद्रीय समिति के 170 से ज्यादा नेताओं ने जमात के साथ गठबंधन के फैसले का समर्थन किया है। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवेशन के दौरान कश्मीर से आए मौलाना ने विवादित बयान दिया। शियाओं के हक का सवाल उठाते हुए जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि हमारे जवानों को वंदे मातरम के नाम पर डराया जाता है। मौलाना ने सरकारी कामकाज और संसद में शियों की आबादी के मुताबिक उनके हक का सवाल उठाया। मौलाना ने पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के हालात और भारत में शियों के मुसलमानों के हालात की तुलना की। करीब 4 घंटे तक चले महाअधिवेशन की अध्यक्षता ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद मेहंदी ने की और इसमें शिया मुसलमानों की वर्तमान स्थिति, उनके अधिकारों और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में शियाओं के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महाधिवेशन में पहुंचे मौलानाओं ने अपनी कौम के हक और हुकूक की बात की। करीब 4 घंटे तक चले मंथन और तकरीर के बीच जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने विवादित बयान दिया। अब्बास ने कहा कि मुसलमानों को वंदे मातरम के नाम पर डराया जा रहा है। बहुत सारी रियासतों में मेरे कश्मीरी जवानों को हिरासतां किया जा रहा है। किस बात पे? किस बात पे? क्या आप जानते हैं इस बारे में किस बात पे परेशान किया जा रहा है? भाई, एक तो जय श्री राम, दूसरा क्या कहा जाता है? वंदे मातरम।
जो ये वंदे मातरम कहलाते हैं, मैं उनसे एक सवाल करूं, क्या वंदे मातरम की मीनिंग बता सकते हैं? हमारी 7 करोड़ आबादी है, लेकिन हमारे साथ वही सलूक किया गया है कि जो पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी के साथ सलूक किया जा रहा है। 7 करोड़ आबादी होने के बावजूद हमारी नुमाइंदगी मरकजी हुकूमत में नहीं, राज्यसभा में नहीं और किसी भी महकमे में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, और ये तो ज्यादती है, ये दरिंदगी है। ये बांग्लादेश में नहीं, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी ऐसा हो कि मगर किसी को जिंदा जलाया जाए, फिर उस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, ये कौन सा इस्लाम है भाई? हमें तो इस इस्लाम से तो बेखबर है, ऐसे इस्लाम से। शियाओं के अधिवेशन में यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब से मौलाना पहुंचे थे, तो पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश के मौलाना समेत कुल 2000 शिया मौलानाओं ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सायम मेहंदी ने कहा कि सरकार के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट होना जरूरी है। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना अब्बास ने श्रीमद् भगवद गीता की तरह इमाम हुसैन की कुर्बानी को स्कूलों के सिलेबस में शामिल करने की मांग की। जब तक आप अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि हम कितनी ताकतवर हैं, उस वक्त तक हुकूमत आपकी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं होगी। तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब शहरों शहरों हमारी कमेटियां हों, सूबों सूबों हमारी कमेटियां हों, मुल्क में हमारी कमेटी हो और हम एक आवाज़ जब उठाएं तो 1000 आदमी हमारे साथ आएगा, तब हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये भी कोई कौम है। देखिए, शियों के आर्थिक पिछड़ेपन पर बात हुई, राजनीतिक पिछड़ेपन पर बात हुई, सच्चर कमेटी की तर्ज पर एक बोर्ड बनाने की बात हुई कि 8 करोड़ फैले शियों के हालात का जायजा ले सरकार और उनके हालात का जायजा ले और फिर उसके बाद उनका हक दे। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड की मुखालिफत हुई। इसके अलावा नीतीश कुमार जी ने जो बच्ची की नकाब नोची थी, पूरी यानी जितनी औरतें हैं, खाली मुसलमान औरत नहीं, हर औरत से नीतीश कुमार जी माफ़ी मांगे, इसलिए कि ये हर औरत की बेइज्जती है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जैसे भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो रही है। शियाओं के महाधिवेशन में उनकी वर्तमान स्थिति और अधिकारों की चर्चा हुई, तो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन हुआ। यूपी के कोडीन कफ सिर्फ केस में एक्शन लेते हुए वाराणसी पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 रोहिंग्या और 2 शरणार्थ से पकड़े गए हैं। तो वहीं पुलिस को फेक फर्म के जरिए हो रहे करोड़ों के ट्रांजैक्शन का पता चला है। हवाला से पैसा लेने के लिए नीले से पीला कोड इस्तेमाल कर बांग्लादेश से गोल्ड लाया जाता था।